हेलो दोस्तों, स्टडी विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत के भूगोल की अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम देखेंगे भारत के तटवर्ती राज्य एवं समुद्री सीमा। भारत के समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य की कितनी सीमा लगती है, इन सभी के बारे में आज समझेंगे। और भारत की समुद्री सीमा किस देश के साथ लगती है, कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं, और प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारत का मैप बनाना आना चाहिए। भारत का मैप आप जितनी बार बनाएंगे उतनी बार अच्छा ही बनेगा, और इसकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक नोटबुक लेकर के और एक पेन लेके, पेन के कलर अगर 2-3 हो तो और अच्छा रहेगा, जिससे क्या है उसको समझने में आसानी होती है। तो देखिए, भारत का मैप ड्रॉ करते हैं। आज क्या है, भारत के तटवर्ती राज्यों के बारे में देखेंगे, तो अपना इतने से काम चल जाएगा। ये आगे और तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो सबसे पहले भारत एक कैसा देश है? इधर इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। इसके चारों तरफ पानी, यानी ये भारत का इतना भाग किसमें है? पानी के से घिरा हुआ है। पानी से घिरा होने के कारण भारत के अन्य नाम देखो, नंबर 1, सबसे पहले देखो कि भारतीय उपमहाद्वीप। भारत को क्या बोलते हैं? भारत को उपमहाद्वीप बोलते हैं। उपमहाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो, यानी समुद्र से घिरा हो ऐसा देश या ऐसा द्वीप जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो लेकिन वो बड़ा हो, तो उसको महाद्वीप बोलेंगे। लेकिन भारत तो क्या इधर ऊपर एशिया से टच है, तो इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं? एक होता है दक्षिणी देश, दक्षिण एशिया। क्या होता है? दक्षिण एशिया। और एक भारतीय प्रायद्वीप। उपमहाद्वीप और प्रायद्वीप ये दोनों अलग अलग हैं। तो देखो, भारत को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं? भारत की जो स्थिति इस टाइम पर है वो एशिया महाद्वीप में देखी जाती है कि भारत एक एशिया का हिस्सा है, लेकिन इस भाग को क्या बोलते हैं? दक्षिण एशिया। भारत में यहां पर क्या है? इस जगह पर है श्रीलंका। इस टाइम ये क्या है? श्रीलंका। तो देखिए, सबसे पहले आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड। और ये ऊपर कौन सा है? अंगारा लैंड। तो देखो, सबसे पहले एक थोड़ा सा वो बना लेते हैं।
इस टाइप में। और भी है, और यहाँ पर क्या था, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है। और इधर आधे से यहाँ पे जो यूरल पर्वत है, इसमें यूरोप को और एशिया को अलग करता है। और इस जगह पर है यह है ऑस्ट्रेलिया, यानी, और नीचे क्या है, अंटार्कटिका, ऊपर आर्कटिक, इस जगह पर ग्रीनलैंड है। तो देखो, आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत क्या है, ये अंगारा लैंड है। ये क्या है, अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड है। और इधर ये नीचे क्या है, ये पूरा, ये भी गोंडवाना का और ये भी गोंडवाना, ये नीचे है गोंडवाना लैंड। इसको अपन जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तो सिर्फ ये बताना है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो देखो, आज से करोड़ों वर्ष पहले ये जो भारत है ना, ये भारत इस जगह पर न होते हुए कहां पे था, यहां पर था, इस जगह पर। यहां से टूट करके इस साइड में धीरे धीरे, ये महाद्वीपीय विस्थापन का एक सिद्धांत है। क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हम आगे चल के पढ़ेंगे विश्व भूगोल में। तो क्या है, जब ये भारत वाला जो महाद्वीप है, भारत का महाद्वीप, ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इस प्लेट पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों थे। तो ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया और इंडिया इधर। जैसे ही इंडिया इधर गया, और ये इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश आते हैं इस टाइप में, और यहाँ पर क्या है, ये जैसे ही यहाँ से भारत का जो हिस्सा है इधर के लिए बढ़ा और इससे जाके टकराया, इससे टकराया, तो इसी से यहाँ पे बलिन पर पड़ने से क्या बना, बलित पर्वत। यानी कौन सा है, हिमालय। हिमालय एक कैसा पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, यानी बलित पर्वत है। ये किससे बना था, इसके यहाँ टकराने से। यहाँ पर जो प्लेट हैं, और आगे चल के अपन प्लेटों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि विश्व भूगोल में इसको बहुत बड़ा चैप्टर है इसके बारे में। तो भारत पहले क्या था, इस जो अंगारा लैंड वाला क्षेत्र है उससे अलग था। तो क्या था, ये महाद्वीप था। क्या था, ये छोटा सा महाद्वीप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला पूरा एशिया, और इधर यूरोप। क्या है ये, यूरोप। तो पता चल गया कि भारत इससे पहले क्या था, ये उपमहाद्वीप। और इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ये देख लो। भारतीय उपमहाद्वीप के देश, कितने देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। कितने, 7। कौन कौन से, नंबर 1 पे तो कौन है, भारत ही है, भारत। दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे नेपाल,
और चौथे पे भूटान, पांचवे पे बांग्लादेश, छठवें पे श्रीलंका और सातवें पे मालदीव। ये कितने देश हो गए? 7। ये 7 ऐसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये भारत सबसे बड़ा है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बाद आता है अपना दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आएंगे? दक्षिण एशिया में क्या है? ये क्या है? एशिया ऊपर है। एशिया के दक्षिण में होने के बाद क्या है? एशिया के दक्षिण में होने के कारण इसको दक्षिण एशिया बोलते हैं। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं। बस एक देश अफगानिस्तान बढ़ जाता है, बाकी सब जो अपने उपमहाद्वीप वाले जो देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप के, वो इसमें पूरे आते हैं। तो देखिए दक्षिण एशिया के देश। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो देखो, नंबर 1 पे भारत आएगा, पाकिस्तान, नंबर 3 पे अफगानिस्तान, 4 पे नेपाल, 5 पे भूटान, बांग्लादेश, 7 पे श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश दक्षिण एशिया के अंदर आते हैं। इन 8 देशों को मिलाकर के एक संगठन बना हुआ है। कौन सा संगठन है? जिसको अपन बोलते हैं दक्षिण एशिया सार्क में तो बोलते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो डचेस के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? ये इनका एक संगठन बना हुआ है। क्या? डचेस। दक्षिण एशिया देख लिया और भारतीय उपमहाद्वीप देख लिया। इसके बाद क्या है? भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। किससे? जल से। तो देखिए भारत, ये जो भारत का इधर वाला ये क्षेत्र है, इसको अपन क्या बोलते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। इसमें इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो प्रायद्वीपीय भारत, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। तो 3 तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है, यानी समुद्रों से घिरा हुआ है। ये समुद्रों से घिरा होने के कारण इस भाग को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप कर्क रेखा के नीचे से स्टार्ट होता है, यानी कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। लेकिन प्रायद्वीप कहां से स्टार्ट होता है? 22 डिग्री से। प्रायद्वीप कहां से स्टार्ट होता है? भारतीय प्रायद्वीप 22 डिग्री से। यहाँ पे 22 डिग्री 23.5 से थोड़े नीचे ही होगी, तो कर्क रेखा से नीचे से स्टार्ट होता है प्रायद्वीप। देखिए भारतीय प्रायद्वीप
भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा क्षेत्र या ऐसा द्वीप, ऐसा द्वीप जो तीन ओर से समुद्र से या जल से घिरा हुआ। क्या? जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। देखो, ये बंगाल की खाड़ी है पूरी, और यहां पर क्या है? इसको बोलते हैं क्या? इसको तो कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यानी कि ये कौन सी खाड़ी है जहां पर कौन सी नदी आती है? नर्मदा। खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? खंबात की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में देखो, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। और इसको बोलते हैं गल्फ। गल्फ, गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंबात। देखो, तो गल्फ में और बे में डिफरेंस क्या होता है? देखो, यहाँ पर क्या है? ये जो नदियां हैं ना, ऊपर से देखना कितनी सारी नदियां आती हैं। इधर से इरावदी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके कौन सी पद्मा बनाती हैं, और जमुना भी कहते हैं। नीचे जाके मेघना बनती है। और इधर से कितनी बहुत सारी नदियां आती हैं। क्या? ब्राह्मणी है, महानदी है, और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये डेगई। कई नदियां इसमें आकर के अपना अवसाद गिराती हैं। तो ये क्या है? इसमें जो बंगाल की जो खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है? छोटी होती जा रही है। तो इसको, इसका क्या है? सकरा होता जा रहा है, और ये पानी के द्वारा कट रहा है। ये क्या है? कट रहा है। इसीलिए इसको गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। यानी ये सकरा होते जा रहा है, धीरे धीरे सकरा हो रहा है, लेकिन ये सकरा नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी को गल्फ ऑफ खंबात। इसके बाद भारत के तटवर्ती राज्य। भारत के उपमहाद्वीप के बारे में हमने देख लिया। अब देखो, भारत के तटवर्ती राज्य। तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मैप आपको ड्रॉ करना है नोटबुक पर। देखिए, यहां से ये क्या है? इसको है केरल। इसके बीच से इस टाइप में है, क्या है ये? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से यहां से स्टार्ट होता है, थोड़ा तमिलनाडु बड़ा होना, ठीक है। केरल, तमिलनाडु के यहां से शुरू होता है, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से एक
राज्य अलग हुआ कौन सा है ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना। और यहाँ से एक राज्य स्टार्ट होता है, कौन सा है ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा को थोड़ा बड़ा इधर यहाँ से एक राज्य आता है, और इस जगह पर क्या है ये है आपका गोवा, और ये है कर्नाटका, तेलंगाना, और यहीं से एक राज्य जाता है जो कहाँ तक जाएगा आपके, यानी कर्क रेखा तक। कौन सा है ये? छत्तीसगढ़। याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य उड़ीसा से भी टच करता है, तेलंगाना से भी टच करता है, और आंध्र प्रदेश से। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के तो पास से ये इस टाइप में ये कौन सा राज्य हो गया? महाराष्ट्र। और यहाँ से ये कौन सा है? गुजरात। गुजरात। यहाँ से एक राज्य स्टार्ट होता है, क्या है? ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। महाराष्ट्र को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है? ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश है। और इधर ये पश्चिम बंगाल, इस टाइप में ऐसे है। यहाँ तक क्या है? ये समुद्री सीमा बनाता है, यहाँ से नीचे पानी है, तो ये पश्चिम बंगाल। और इधर ये वाला एरिया कौन सा है? ये आपका झारखंड। ऊपर उत्तर प्रदेश और ये झारखंड है। कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, आगे त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हो रहे हैं? तटवर्ती राज्य इसमें देखा जाए तो जो समुद्र के साथ सीमा बनाएंगे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है और केरल। केरल, कर्नाटका, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 9 राज्य। 9 में से 5 राज्य तो पश्चिमी घाट पर हैं और 4 राज्य पूर्वी घाट पर हैं। तो पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल, और पूर्वी घाट में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इनका क्रम देख लीजिए। भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं? 5 राज्य। कहां पर हैं? 5 राज्य तो हैं पश्चिमी घाट पर,
और 4 राज्य कहाँ पर हैं? पूर्वी घाट पर। तो टोटल कितने हो गए? 9 राज्य। यानी 9 राज्य ऐसे हैं भारत में जो भारत में तटवर्ती सीमा बनाते हैं, जहां से समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हुए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इनमें सबसे ज्यादा तटवर्ती सीमा किसकी है? तो सबसे ज्यादा तटवर्ती सीमा है गुजरात की, क्योंकि गुजरात इस टाइप में कटा छटा है इससे, क्योंकि ये जैसे ही अंदर जाएगा फिर बाहर निकलेगा, तो इससे इसकी क्या है? सीमा बढ़ जाती है। तो सर्वाधिक सीमा किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम देखी जाए तो किसकी है? गोवा की। तो ये तो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं? आजकल जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि पूर्वी घाट पर स्थित ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटवर्ती सीमा सबसे अधिक है। तो उसमें तो आया तटवर्ती सीमा सबसे अधिक, लेकिन किसकी पूछा? पूर्वी घाट की। तो आपने जल्दी में क्या लगा दिया? गुजरात। हमें पता है गुजरात है, लेकिन उसने क्या पूछा था कि पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के बारे में पता होना चाहिए। चलो लिख देता हूं, ये क्या है? पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट। तो देखो, सर्वाधिक तटीय सीमा में सर्वाधिक तटीय सीमा के राज्यों का, यानी इस क्रम में लिखो कि सबसे ज्यादा। तो देखो, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर तो हो गुजरात, एक। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा तटीय सीमा है तमिलनाडु की, दूसरे नंबर पर। इसमें जो आप मैंने ये ड्रॉ किए हैं ना, ये इसमें क्या है, कहीं पे ज्यादा हो सकती है, कहीं पे कम, क्योंकि ये सिर्फ आपको स्थिति समझाने के लिए है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गुजरात की है तटरेखा, उसके बाद तमिलनाडु की है, तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश। दूसरे पर है आंध्रा सेकंड, और तीसरे पर है तमिलनाडु। पहले पर गुजरात, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर है महाराष्ट्र। क्या है चौथे पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है आपका 5वें नंबर पे कर्नाटक। केरल 5वें नंबर पर, उड़ीसा 6वें नंबर पर, कर्नाटका 7वें नंबर पर, 8वें पर है पश्चिम बंगाल और 9वें पर है गोवा। इस टाइप में, यानी गुजरात के बाद आता है आपका सेकंड पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल, केरल के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल। देखिए, तो सबसे पहले सर्वाधिक बड़ा कौन सा देश, वो है राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, वो है गुजरात। गुजरात यानी सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य। सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। छठवें नंबर पर ओडिशा और 7वें नंबर पर कर्नाटक। 8वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पर गोवा।
क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पूर्वी घाट पर ऐसा तटीय राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे कम है। पूर्वी घाट पर स्थित सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, तो कौन सा लगाएंगे? गोवा नहीं आएगा, गोवा पश्चिमी घाट पर है, तो इधर कौन सा आएगा सबसे कम? पश्चिम बंगाल में। किसकी है? पश्चिम बंगाल में। तो देखो सबसे पहले पश्चिमी घाट के और पूर्वी घाट के दोनों क्या लगेंगे? पश्चिमी घाट के तटवर्ती राज्य। पश्चिमी घाट पर कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे बड़ा कौन सा है? गुजरात। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? गुजरात। दूसरे नंबर पर वैसे तो आंध्र प्रदेश आएगा और तमिलनाडु आएगा, लेकिन ये दोनों कहां पर हैं? पूर्वी घाट में। तो इधर वाला कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। इधर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? केरल। और चौथे नंबर पर कर्नाटक, और पांचवें पर गोवा। इसी प्रकार पूर्वी घाट के तटवर्ती राज्य। पूर्वी घाट में तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा पूर्वी घाट का? पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि पूर्वी घाट पर सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। वैसे तो सबसे ज्यादा गुजरात की है, लेकिन ये पश्चिमी घाट पर है। पूर्वी घाट पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और दूसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा, और चौथा हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल। यहां तक क्लियर हो गया? यानी पश्चिमी घाट में स्थित तटवर्ती राज्य और पूर्वी घाट में स्थित तटवर्ती राज्य, टोटल देखा जाए तो कितने तटवर्ती राज्य हो गए? 9। अगर वैसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत के साथ तटवर्ती मतलब तटीय सीमा बनाते हैं भारत में, तो कितने हैं? 9, जिसमें सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी? गुजरात की, और सबसे कम गोवा की, भारत में पूछा जाए तो। लेकिन अगर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट लिख कर दे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट लिख कर दे, तो उसमें अपन को कौन सा लगाना पड़ेगा? जो पूर्वी घाट के पूछेगा तो उसमें पूर्वी घाट में सबसे छोटा है पश्चिम बंगाल, और सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। लेकिन अगर पश्चिमी घाट में पूछा जाए तो पश्चिमी घाट में गुजरात राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है और गोवा की सबसे कम है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो भारत की तटीय सीमा देखो, भारत की जो तटवर्ती राज्य है ना, इनकी टोटल सीमा की लंबाई कितनी? देखो यहां पर कुछ द्वीप हैं और ये आपका इंडोनेशिया है। ये क्या है? इंडोनेशिया। ये आपका निकोबार, और इधर की साइड में क्या है? ये छोटे छोटे से द्वीप हैं, ये है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार। तो देखो भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है ना, यानी मुख्य भूमि की, क्या है? मुख्य भूमि की लंबाई। तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी मुख्य भूमि में कितनी है?
6100 किलोमीटर। और ये द्वीपों की कितनी है, द्वीपी भूमि की तटीय सीमा, यानी जो द्वीप है इनकी तटीय सीमा कितनी है, इनकी तटीय सीमा है आपकी 1416.6। कितनी है, 1416.6 किलोमीटर। कितनी है, किलोमीटर। तो अपनी कुल कितनी हो जाएगी, कुल तटीय सीमा, जोड़ दो इनको, कुल तटीय सीमा कितनी निकलेगी अपनी, जोड़ के देखो 0.615 यानी 7516.6 किलोमीटर। ये कितनी है, कुल तटीय सीमा की लंबाई है। अब देखिए, इधर वाले राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। इधर कौन सा राज्य बोलेंगे, अरब सागर, और इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो देखो ये वाले राज्य तो किसके साथ बनाएंगे, अरब सागर में तटीय सीमा बनाएंगे, यानी जलीय सीमा किसके साथ बनाएंगे, अरब सागर के, और इधर वाले बंगाल की खाड़ी के। लेकिन ये दो राज्य ऐसे हैं जो हिंद महासागर के साथ सीमा बनाते हैं। तो लिख लो, हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से, हिंद महासागर के तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो नंबर 1 पर केरल और नंबर 2 पर तमिलनाडु। ये दो ऐसे राज्य हैं जो कि हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। देखो इनके जो तट है ना, ये तट, इन तटों के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हैं। तो इन तटों के नाम, यहां पर ये वाला जो तट है ना, ये यहां तक, इस तट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं कच्छ का तट। क्या बोलते हैं इसको, कच्छ का तट। क्या बोलेंगे इसको, कच्छ का तट। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। और इस क्षेत्र को कुछ और भी बोलते हैं, सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं इसको। कच्छ का तट, सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट। और यहां से इस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, यहां से लेकर ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, महाराष्ट्र वाले तट को बोलते हैं अपन कोंकण तट। क्या है ये, कोंकण तट। और कर्नाटक वाले एरिया में यहां से यानी गोवा से लेकर के केरल तक, ये गोवा तक, ये वाला। और यहां से लेकर के यहां तक का जो तट है, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। और केरल से लेकर कन्याकुमारी तक ये है क्या, मालाबार तट। इधर पश्चिम बंगाल में ये वाला जो तट है, इसको बोलते हैं वेंगी तट, वेंगा तट। क्या बोलते हैं, वेंगा तट। और उड़ीसा में जो तट है, इसको बोलते हैं उत्कल तट।
और ये आंध्र प्रदेश वाला ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। और ये तमिलनाडु वाला जो तट है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं इसको? कोरोमंडल तट। देखो तो ये देखो, गुजरात में कच्छ का तट, सौराष्ट्र या कठियावाड़ का तट, महाराष्ट्र में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट, केरल में मालाबार तट, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा में उत्कल तट और पश्चिम बंगाल में गंगा तट। इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि भारत में जो प्रायद्वीप है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ से 22 डिग्री, कौन सा? ये 22 डिग्री अक्षांश से नीचे का क्षेत्र, इसमें भारत के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, यानी लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड राज्य कौन से होते हैं? जो चारों तरफ से राज्यों से घिरे हों, किसी के देश, किसी भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाए। ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट या स्थल अवरुद्ध राज्य कहलाते हैं। ऐसे कितने राज्य हैं? तो देखिए यहाँ पर एक तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना किसी के साथ तटीय सीमा बना रहा है? नहीं बनाता। तो एक तो हो गया तेलंगाना, एक हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और मध्य प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जो किस में आते हैं? प्रायद्वीप में आते हैं। इसके ऊपर तो फिर प्रायद्वीप नहीं है, ये क्या हो जाता है? उत्तरी मैदान हो जाता है, उत्तर गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी हम किसकी? तटवर्ती राज्य में प्रायद्वीपी भारत के, क्या है? प्रायद्वीपी भारत। तो प्रायद्वीपी भारत में कौन कौन से आते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये चारों ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी स्थल अवरुद्ध हैं। तो प्रायद्वीपी भारत में स्थित स्थलारुद्ध राज्य। तो स्थलारुद्ध राज्य कौन से हैं? तो एक कौन सा है? पहला तेलंगाना, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर है झारखंड। तो ये चारों राज्य कैसे हो गए? जो प्रायद्वीपी भारत में स्थित हैं और स्थल अवरुद्ध हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत की सीमा क्या है? ये भारत की सीमा, भारत की समुद्री सीमा, यानी भारत की जो समुद्री सीमा है वो कहां तक है? मान लिया ये इस टाइप में, इस टाइप में भारत है। भारत में इस साइड क्या है? ये पूरा पानी भरा हुआ, यानी समुद्र है। इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे देखा जाएगा तो क्या है? ये हिंद महासागर। और यहाँ पर क्या है? ये एक छोटा सा देश है, कौन सा? ये श्रीलंका। यानी भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है? तो सबसे पहले नंबर पे क्या आती है? प्रादेशिक सीमा। क्या ये? प्रादेशिक सीमा। ये क्या है? प्रादेशिक सीमा। कितने किलोमीटर तक आती है ये? यानी 12 नॉटिकल मील। कितनी आती है? प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील तक। अब ये 12 नॉटिकल मील कैसे है? यानी यहां से लेकर के 12 तक, यानी 12 नॉटिकल मील।
ये 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा है। इसमें क्या होता है, प्रादेशिक सीमा के अंदर क्या होता है, राज्य का अधिकार होता है। यानी यहाँ पर जो संसाधन है, संसाधनों के दोनों का राज्य का अधिकार। प्रादेशिक सीमाएं 12 नॉटिकल मील तक जो जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, उस राज्य का होगा। मान लिया यहाँ पर क्या है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये यहाँ पर गोवा है, फिर इधर कर्नाटक है। ये जो महाराष्ट्र जो राज्य है, ये जो महाराष्ट्र राज्य है, इसका अधिकार है कि 12 नॉटिकल मील तक जितने भी संसाधन हैं उस पर कौन, राज्य दोहन कर सकता है इनका। लेकिन इसके बाद यहीं से लेकर के 24 नॉटिकल मील, कितनी, 24 नॉटिकल मील, यानी यहां से 24 नॉटिकल मील तक, 12 तक तो किसका हो गया, राज्य का, और 24 नॉटिकल मील तक किसका हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपन संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, इस संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, ये होता है 24 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। ये 24 नॉटिकल मील तक किसका अधिकार होगा, भारत देश का, देश का अधिकार। यानी यहाँ के जो संसाधन है उन संसाधनों का दोहन करने का अधिकार किसका है, पूरे भारत देश का। इसके बाद तीसरा होता है अनन्य आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र के अंदर अगर किसी का जहाज आता है, इस क्षेत्र के अंदर देखो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें जो संसाधन है ना, यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो संसाधन होंगे उनमें अनुसंधान, यानी इस क्षेत्र के संसाधनों पर दोहन भारत करेगा और इस क्षेत्र में अपना कोई भी अनुसंधान कर सकता है, यानी यहाँ पर खोज कर सकता है। क्या कर सकता है, खोज कर सकता है। लेकिन 24 तक तो भारत के कानून काम करेंगे, यानी भारत के संविधान में जो कानून दिए हैं, कानून है उसके अनुसार काम करेंगे। कहाँ तक, 24 नॉटिकल मील तक। लेकिन 24 नॉटिकल मील के बाद यहाँ पर कानून काम नहीं करेंगे, यानी भारत के कानून लागू नहीं होंगे। यानी 200 नॉटिकल मील तक आपके 24 के बाद जो नॉटिकल मील है उस पर भारत के जो कानून है वो काम नहीं करेंगे। ये नॉटिकल मील क्या होता है, पहले तो देखिए, एक होता है मील। एक मील बराबर क्या होता है, एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। वैसे भी अपन मील का पत्थर होता है ना, उसी टाइप में एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। लेकिन एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ये आपका प्रादेशिक सीमा, यानी ये इधर ये होगी, ये है अनन्य आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक रीजन। तो इस प्रकार से ये जो प्रादेशिक सीमा, संलग्न सीमा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये क्या है, भारत के अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार है। क्या ये, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार। ये इसको माना गया है किसके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार। ये तीनों क्या है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार है। यानी भारत की जो समुद्री सीमा है वो
क्या 12 नॉटिकल मील तक तो प्रादेशिक रहेगी, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न और 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र रहेगा। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर देखो ये श्रीलंका है और ये भारत है, इसके बीच में क्या है, ये क्या कौन सी जल संधि है, पाक की जल संधि, पाक जल संधि बोलते हैं इसको, पाक जल संधि। तो इसके बीच में तो 12 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तो नहीं हो रहा है। जब इसके बीच में 200 किलोमीटर नहीं होता है, यानी मान लिया कि ऐसे देश हों जिनके पास पास में हो, या फिर इसके बीच में देखा जाए इंडोनेशिया में डायरेक्ट चैनल होता है इसके बीच में, तो ये आपस में देशों के द्वारा इसका बंटवारा कर लिया जाता है। जैसे मान लिया इनके बीच में कोई एक सीमा मान ली जाती है, इससे उस साइड के जो क्षेत्र है उस पर दूसरा देश अधिकार अपना दर्शाएगा और इधर वाले क्षेत्र पर भारत। तो इस प्रकार से श्रीलंका और भारत के बीच में भी समझौता है। और अन्य देशों में जैसे चीन वाला क्षेत्र है, चीन एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ा जो ज्योग्राफी का जो एक बहुत बड़ा भूभाग रखता है, लेकिन इसके आसपास बहुत से देश हैं जैसे कि ताइवान है, जापान है, फिलीपींस है, इनके साथ इसका विवाद होता रहता है। चीन कहता है कि मेरे पास इतना बड़ा भूभाग होने के बाद भी ये समुद्री वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है, इसको न मानते हुए वो अपने अनुसार समुद्री संसाधनों का दोहन करना चाहता है। और वो ये कहता है कि मेरे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा भूभाग है, फिर भी तो इसका मतलब है कि मुझे समुद्र के ज्यादा भाग पर संसाधनों का दोहन करना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं वो ये कहते हैं कि कानून के अनुसार तो हमें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी के ऊपर उनमें क्या है विवाद बना रहता है। अगर मान लिए है और लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसमें इनमें आपस में समझौता है। मालदीव के साथ भी ऐसी समझौता, क्योंकि मालदीव के बीच में 200 किलोमीटर नहीं हो रहा होगा, और जब ये इस वाले जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून जहाँ लागू नहीं हो रहा है तो वो देश के आपस में बीच में कोई एक सीमा मान लेते हैं जिसको वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम दे देते हैं और उस देश का वहां से बंटवारा हो जाता है। तो आज हमने भारत के तटवर्ती राज्यों में भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय तटवर्ती राज्य और दक्षिण एशिया यानी दक्षिण एशिया में कौन कौन से राज्य हैं इनके बारे में डिटेल में जाना, तथा भारत की जो सीमाएं हैं जलीय सीमा, उस जलीय सीमा के बारे में भी देखा, प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो कैसी लगी आपकी हमें ये आपको ये हमारी क्लास, आपको हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।